माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर को हम लगभग 20 मिनट में कवर करेंगे और इसमें सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज कवर है। स्टार्ट करते हैं फिगर से। ये तीनों फिगर बैक्टीरिया की है, रॉड सेट बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, और ये है फिर अगेन रॉड सेट बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला। ये दोनों 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये 50,000 मैग्नीफाइड है। ये वाला फिगर, ये जो दोनों फिगर है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तुमने 11th में पढ़ रखा होगा। इसके जो भी पार्ट्स दे रखे हैं वो तुमको देखना है। हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, पिन्स एंड प्रॉन्ग्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो यहाँ पे ध्यान देना कि पिन ये है और प्रॉन्ग्स ये हैं। एडिनोवायरस, इससे जो क्वेश्चन उठेगा वो यहाँ से उठेगा कि एडिनोवायरस कजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये हमें ध्यान रखना है कि एडिनोवायरस है ये, और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ये है तुम्हारा टोबैको मोजाइक वायरस। फिर ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये है फंगल कॉलोनी। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोब्स का यूज करके डिफरेंट फूड स्टफ्स बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस एंड लैब, अगर इनको हम मिल्क में डाल दें तो ये बैक्टीरिया हैं, और जब ये ग्रो करती हैं तो लैक्टिक एसिड रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से मिल्क का प्रोटीन पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। कर्ड की खासियत ये है कि इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि उसमें विटामिन बी12 का कंटेंट बढ़ चुका है। कर्ड का थोड़ा सा अमाउंट मिल्क में डाला जाता है, क्योंकि उस कर्ड में लैक्टोबैसिलस है। अब वो लैक्टोबैसिलस वापस से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी वजह से फिर से वही काम होगा, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा अमाउंट हमने मिल्क में डाला था वही इनोकुलम होता है या फिर स्टार्टर होता है। लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में मिलता है और ये डिजीज कजिंग माइक्रोब्स को रोकता है। डफ का फर्मेंटेशन अगर हम बैक्टीरिया से कराएंगे तो हमें इडली एंड डोसा मिलेगा। वही अगर डफ का फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से कराएंगे तो हमें ब्रेड मिलेगा। यहाँ पे जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है वो बेकर्स यीस्ट है। पाम सेट का फर्मेंटेशन कराएंगे तो हमें टॉडी मिलेगा। टॉडी क्या है? तो साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट्स, इनका भी फर्मेंटेशन करा के फूड बनाया जाता है। चीज की बात करें तो चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें माइक्रोब्स का यूज करा के फर्मेंटेशन कराया जाता था, अभी भी कराया जाता है। चीज की कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर होती है, फ्लेवर होती है, टेस्ट होती है। और ये स्पेसिफिसिटी कहाँ से आती है? तो हम कौन सा माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि चीज का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल स्विस चीज में लार्ज होल्स होते हैं, और ये लार्ज होल्स क्यों होते हैं? तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 किसके वजह से आया? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी। ये फर्मेंटेशन कराती है और CO2 रिलीज होता है। वहीं अगर बात करें रोकीफोर्ड चीज की, तो रोकीफोर्ड चीज इज राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंजाई, और इस स्पेसिफिक फंजाई की वजह से रोकीफोर्ड चीज में पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं: फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। फर्मेंटेड बेवरेजेस में छोटा सा टॉपिक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो है उसको हमने यहाँ पे ब्रीवर्स यीस्ट बोला है। ऊपर हमने पढ़ा था सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी डव से ब्रेड बना रहा था, और वहां पे हमने उसको बेकर्स यीस्ट बोला था। डिफरेंस याद रखना है कि बेकर्स यीस्ट क्या बना रहा है और ब्रीवर्स यीस्ट क्या बना रहा है। नाम तो दोनों का सेम है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, लेकिन ये ब्रीवर्स यीस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक बनाएगा और बेकर्स यीस्ट ब्रेड बना रहा है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक बना है वो बिना डिस्टिलेशन के है या फिर डिस्टिलेशन से बना है। अगर डिस्टिलेशन से बना है तो उसके एग्जांपल याद रखो: विस्की, ब्रांडी, रम, और बिना डिस्टिलेशन के वाइन एंड बियर। ये एग्जांपल याद रखने क्योंकि ये पूछा जाता है। तो केवल विदाउट डिस्टिलेशन वाला याद रख लो, वाइन एंड बियर, बाकी जो बचे वो डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी एंड रम। अब एंटीबायोटिक्स देखते हैं। एंटीबायोटिक्स में 2 वर्ड है, एंटी एंड बायोटिक्स। एंटी स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट, बायोटिक्स फॉर लाइफ। तो ये एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? तो एक्चुअली में ये केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि जो डिजीज कजिंग माइक्रोब्स हैं उनको मार देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको मार देंगे। इतना काम है एंटीबायोटिक्स का। तो ये इन्हीं के रिगार्डिंग, माइक्रोब्स के रिगार्डिंग, डिजीज कजिंग माइक्रोब्स के रिगार्डिंग बोला गया अगेंस्ट लाइफ। हमारे लिए देखा जाए तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, तो हमारे लिए एंटीबायोटिक्स प्रो लाइफ है। इतनी बातें एंटीबायोटिक्स की हो गई। फिर सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ था वो था पेनिसिलिन। ये एक चांस डिस्कवरी थी, और सेरेंडिपिटी वर्ड यूज करते हैं चांस डिस्कवरी के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि जब वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, तो वो एक प्लेट धुलना भूल गए थे। फिर कुछ समय बाद, मतलब कुछ दिनों बाद या फिर जब भी थोड़े समय बाद, लंबे समय बाद जब आके देखे तो वहां पे एक मोल्ड ग्रो कर रहा था, और वो मोल्ड था पेनिसिलियम नोटेटम का। और फिर जब उन्होंने उस पर थोड़ा गौर दिया तो उन्हें ये पता चला कि वहां पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल रिलीज कर रहा है और वो केमिकल स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। यहाँ से उन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर कर दिया, पेनिसिलिन की डिस्कवरी कर दी। पेनिसिलिन के फुल पोटेंशियल को एस्टैब्लिश किया था अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे ने, और इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1945। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वुंडेड अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का काफी ज्यादा यूज किया गया था।
एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के पहले ये डिजीज अगर किसी इंसान को हो जाती थी तो उसकी जान ले लेती थी, लेकिन एंटीबायोटिक जब से डिस्कवर हो गए तब से इनको इजीली ट्रीट किया जाता है। इनके नाम हमें याद रखने हैं, खास करके ये जो कॉमन नेम दे रखे हैं इनको याद रखना है, क्योंकि क्या पता मैच द फॉलोइंग आ जाए यहाँ से। इनके नाम है वूपिंग कफ के लिए काली खांसी, डिप्थेरिया के लिए गलघोटू, लेप्रोसी के लिए कुष्ठ रोग। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, मेनली यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो कि टेस्ट में और नीट में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ये टेबल बना रखा है कौन बैक्टीरिया क्या रिलीज करती है और फंगस क्या रिलीज करते हैं। डाउट तुम्हें बैक्टीरिया में नहीं होगा, क्योंकि उसके नेम से रिलेटेड तुमको एसिटिक एसिड या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, लेकिन फंगस में थोड़ा बहुत डाउट होता है, तो बार बार फंगस को पढ़ लेना ताकि ये भी याद हो जाए। एस्टोबैक्टर एसिटी रिलीज करेगा, एसिटी से एसिटिक एसिड रिलेट कर लेना है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम की बात करें तो ये ब्यूटारिक एसिड रिलीज कर रहा है, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड रिलेट कर लो। लैक्टोबैसिलस सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड रिलीज करती है। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये सारे बैक्टीरिया के लिए। अब देखो फंगस, फंगस में एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड रिलीज करेगा। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल, जो ऊपर हमने पढ़ा था, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी बेकर यीस्ट थी जो कि ब्रेड बना रही थी, और एक ब्रीवर्स यीस्ट थी जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स बना रही थी। यहाँ पे इथेनॉल है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम ये साइक्लोस्पोरिन ए रिलीज करता है। मोलस्कस परप्यूरिस स्टैटिन्स। इतनी बातें हमें ध्यान रख लेनी है। देखो डाउट ज्यादातर फंगस में देखा जाए तो एस्परगिलस नाइगर जानते हैं फंगस है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी फंगस है ये भी पता है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम और मोलस्कस परप्यूरिस में कभी कभी डाउट हो जाता है, तो इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना। बाकी सब तो याद हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। लाइपेसिस का यूज डिटर्जेंट में होता है टू रिमूव ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब जो घर पे फ्रूट जूसेस बनते हैं और जो बॉटल फ्रूट जूस हमें जो बाहर मार्केट में मिलता है वो देखा जाए तो वो क्लियरर होते हैं। दैट्स बिकॉज उनमें पेक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस का यूज किया जाता है और वो हेल्प करते हैं उनको क्लियर करने में। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और इसको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से और ये बन जाता है क्लॉट बस्टर। अब ये एक्ट कर रहा है क्लॉट बस्टर की तरह। इसका काम ये है कि जब किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो उसके ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो क्लॉट के फॉर्मेशन की वजह से उसको हार्ट अटैक आ सकता है, और इसी क्लॉट को रिमूव करने में ये काम करता है क्लॉट बस्टर। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो कि एक फंगस है, इससे हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए, और यह है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस कर लिया है। मोलस्कस परप्यूरियस, ज्यादातर बच्चों को इसी में डाउट होता है मोलस्कस परप्यूरियस फंगस है या बैक्टीरिया, तो हमें ध्यान देना है इस बात पे कि ये फंगस है। इससे हमें मिलता है स्टेटिन्स, और स्टेटिन्स है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, इसका काम ये होता है कि ये कॉम्पीट करता है विद द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजिंग एंजाइम, और इस तरह से ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देता है। ये जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें याद रखना है। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं, बाकी हर जगह तुमको केवल याद ही करना है। होता कैसे है, तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। सीवेज में नेचुरली हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं के हेल्प से हम उसको ट्रीट करते हैं। ये दो स्टेप्स में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली फिजिकल रिमूवल होता है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एक्चुअली माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स नहीं आते हैं, केवल सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही माइक्रोब्स का यूज होगा। अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, मतलब तुमने जो भी फेंक रखा है, प्लास्टिक फेंक रखे, बॉटल फेंक रखे, जो भी चीजें ऊपर फ्लोट कर रही हैं उन चीज को हम ट्रैप करेंगे। कैसे ट्रैप कर सकते हैं, तो जो भी तुम सोच सको भाई, मान लो कि हमने मेस लगा दिए, अब जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो भी फ्लोटिंग पार्ट है सीवेज का, वो सब के सब ट्रैप हो जाएंगे। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मतलब कई बार फिल्ट्रेशन करा देंगे, तो पहले बड़े पार्टिकल्स को ट्रैप करो, फिर छोटे, देन दैट इज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और उससे सारे फ्लोटिंग डेब्रिस को ट्रैप कर लिया जाता है। अब जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर बचे हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। वो क्या होंगे, धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। अब जब वो सेटल होंगे तो वो बना देते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर सीवेज का पार्ट बचा है वो बनाता है सुपरनेटेंट एफ्लुएंट। ये था हमारा पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में केवल दो ही चीजें, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डेब्रिस को हम ट्रैप कर लेंगे। सेडिमेंटेशन में जो भी गिट्टी बालू कंकड़ पत्थर हैं उनको हम सेटल होने देंगे। सुपरनेटेंट को पास करेंगे हम लार्ज एरेशन टैंक में। अब यहाँ से हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि लार्ज एरेशन टैंक में, मतलब लार्ज एरेशन टैंक है, इसमें हम एयर पंप करते हैं और इस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं। एजिटेट करने से ये होगा कि एयर मिक्सअप होगी, और जो भी उसमें एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका ग्रोथ होगा। एरोबिक बैक्टीरिया का जब ग्रोथ होगा
तो वो कंज्यूम करेगी चीज़ों को, जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर उसको कंज्यूम करेगी। एक फॉर्मेशन होता है वहाँ पे फ्लॉक्स का। अब ये फ्लॉक्स क्या है, तो ये है मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि एसोसिएट होती है फंगस के फिलामेंट से और एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वो होता है फ्लॉक्स। अब ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ रही है तो जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको कंज्यूम करेगी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। कहने का मतलब ये है कि एक होता है बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसको हमें रिलेट करना है ऑर्गेनिक मैटर से। अब देखो, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा उतने रैपिडली माइक्रोब्स उसको कंज्यूम करेंगे। एरोबिक माइक्रोब्स इसमें मिलते हैं, तो वो एरोबिक माइक्रोब्स जितना रैपिडली कंज्यूम करेंगे उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें एरोबिक माइक्रोब्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा उतना ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। अब हम इसको तब तक ट्रीट करते रहेंगे जब तक कि बीओडी कम ना हो जाए, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी रिड्यूस होने का मतलब ये है कि उसका ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया है। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर कम करना है, यानी बीओडी कम करना है। तो इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम तब तक करते हैं जब तक कि बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो जाए। इतना होने के बाद अब हम इसको पास कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में पास करने के बाद क्या होता है कि जो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन, अब इसको हम अलाउ करेंगे कि भाई तू अब सेटल हो जा। सेटल होने का मतलब कि जो फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो फ्लॉक्स हमने ऊपर देखा था, वो फ्लॉक्स सेटल होंगे और वो बनाएंगे एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो नीचे सेटल डाउन दिख रहा है वो हमारा है एक्टिवेटेड स्लज, यानी कि फ्लॉक्स जो सेटल हुए हैं। और ये ऊपर जो पार्ट बच चुका है ये प्यूरिफाइड वाटर है, पीने योग्य नहीं है, लेकिन इतना है कि हम इसको रिलीज कर सकते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज में। तो इनको रिलीज कर दिया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज में लाइक रिवर। और जो एक्टिवेटेड पार्ट है, एक्टिवेटेड स्लज है, इसको हम थोड़ा सा इनोकुलम, इनोकुलम मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट हम पास कर देते हैं अगेन लार्ज एरेशन टैंक में, क्योंकि वहाँ पे हमें मिल रहे हैं एरोबिक बैक्टीरिया और इसमें भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं। ये एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरिया हैं, इनको हम वापस से लार्ज एरेशन टैंक में डाल देंगे और वो सर्व करता है एज इनोकुलम। और जो एक्टिवेटेड स्लज का जो पार्ट बचा है उसको हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जिसमें कि एनारोबिक बैक्टीरिया मिलती हैं। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो भी एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स में थी और फंगस थे उनको डाइजेस्ट करेंगे, और उनके डाइजेशन से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं और ये मिल के बना देती हैं बायोगैस। इस बायोगैस का हम यूज कर सकते हैं एज एनर्जी सोर्स। अब ये बायोगैस है तो बायोगैस को हम एनर्जी सोर्स यूज कर ही सकते हैं, इतना काम है। और यहाँ से जो वाटर बचा है वो रिलीज हो जाता है। इतनी ही बातें याद रखनी है हमें इस चीज़ में। एक बार रिकॉल कर लेते फिर सबसे। प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें दो पार्ट, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। फ्लोटिंग डेब्रिस को ट्रैप कर लेंगे, सेडिमेंटेशन में जो भी कंकड़ पत्थर बचे हैं उनको हम सेटल करा देंगे, अब बन जाएगा प्राइमरी स्लज। फिर सुपर नेट्रिन जो बचा उसको हम पास कर देंगे लार्ज एरेशन टैंक में। यहाँ पे हम एयर पंप करेंगे और उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट करेंगे, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होगा और बीओडी धीरे धीरे कम होगा। शुरू में बीओडी हाई होगा और फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है। जब बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा तब हम उसको वो ट्रीटमेंट बंद करके अब हम उसको पास कर देंगे सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स सेटल होते हैं और वो बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट हम एज इनोकुलम डाल देते हैं लार्ज एरेशन टैंक में, और जो एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट बचता है उसको हम डाल देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाइजेशन होता है एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस जो कि फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर रही थी, उनका डाइजेशन होगा और वो रिलीज करेंगे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, और ये बनेगा बायोगैस, और बायोगैस का यूज होगा एज एनर्जी। और जो वाटर बच गया यहाँ पे, जो भी ट्रीटेड वाटर है उसको हम पास कर देंगे नेचुरल वाटर बॉडीज में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। ये क्यों इनिशिएट किए गए थे? टू सेव मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। इसके अंडर ये प्रपोज किया गया था टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट्स so that only treated sewage water discharge in the rivers. इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या है? तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुआ है और उसको हम एज फ्यूल यूज भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से जो गैस प्रोड्यूस होते हैं उन गैस को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, वही है बायोगैस। टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। मतलब कौन सा माइक्रोब्स तुम यूज कर रहे हो और वो कौन से सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, इन दोनों चीज पे डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी। सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मटेरियल पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो करती हैं और वो बनाती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड
हाइड्रोजन, और इन्हीं बैक्टीरिया को हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का एक कॉमन एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरिया हमें दो जगह मिलेगी, एक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो कि हमने सीवेज ट्रीटमेंट में अभी अभी पढ़े, और दूसरा रूमेन ऑफ कैटल में। रूमेन ऑफ कैटल में ये क्या करती है, तो सेलुलोज को ब्रेक करती है, सेलुलोज का ब्रेक डाउन वो कराती है रूमेन ऑफ कैटल में। ये हो गया काम मिथेनोबैक्टीरियम का। यानी कि रूमेन ऑफ कैटल में अगर मिल रही है तो जो डंग ऑफ कैटल है यानी कि जो गोबर है उसमें भी ये बैक्टीरिया काफी ज्यादा होंगी, और उन्हीं के हेल्प से बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ये है बायोगैस प्लांट। इसका सेटअप ये है कि 10 to 15 फीट डीप टैंक होता है। यहाँ से डंग एंड वाटर डाले जाते हैं। ये डंग एंड वाटर में हमें पता है कि मिथेनोबैक्टीरियम है। अब ये डंग आ गया यहाँ पे, और यही डंग अपने यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी करेगा और प्रोड्यूस करेगा CH4, प्रीडोमिनेटली CH4 होता है यानी मीथेन होता है, और भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं लाइक CO2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, और यही बनाते हैं बायोगैस। और इस बायोगैस का हम ये आउटलेट है, और इस गैस को हम पहुंचा देंगे नियर बाई हाउस होल्ड में। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप हुई थी इंडिया में, मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ये फुल फॉर्म हमें याद रखने हैं, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल फुल फॉर्म से आएगा। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इन्हीं के एफर्ट की वजह से बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, और हमें मेनली यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखने हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कैसे हम माइक्रोब्स का यूज करके प्लांट डिजीजेज और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ये रिलाई करता है नेचुरल प्रिडेशन पे। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, ये की बिलीफ है ऑर्गेनिक फार्मर्स का। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ का मतलब ये है कि अगर कोई लैंडस्केप है उसमें जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें मिलेगी उतना ही ज़्यादा वो लैंडस्केप स्टेबल होगा। ये चीज़ हमें इकोलॉजी में भी पढ़ाई जाएगी। बायो कंट्रोल 4 तरीके से कर सकते हैं, इंसेक्ट से कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस। यही 4 चीज़ केवल रटनी है, यहाँ पे चीज़ें जो भी दे रखी है सब रट लेना है। इंसेक्ट्स में 2 चीज़ याद रखनी है, बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, ये निपटा देती है एफिड्स को, तो एफिड्स को ये निपटा दी, और जो मॉस्किटो की लार्वी होती है उस पर फीड करता है ड्रैगन फ्लाई। तो इंसेक्ट्स में 2 नाम याद रखने, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई, ये फीड करते हैं एफिड और ये फीड करते हैं मॉस्किटो पे। बैक्टीरिया में बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, बटरफ्लाई कैटरपिलर को निपटा देगा। एग्जाम्पल के लिए बीटी कॉटन। इस चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बायोटेक में पढ़ेंगे। फंगस ट्राइकोडर्मा, फंगस का एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, ये फ्री लिविंग होता है और कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, मतलब रूट इकोसिस्टम ये कॉमन होता है, और ये निपटा देता है सेवरल प्लांट पैथोजन, कई सारे प्लांट पैथोजन के निपटा देता है। वायरस में बैकुलो वायरस है, उसमें भी जीनस है न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब कि जिस स्पीसीज पे हम टारगेट कर रहे हैं उसी को ये निपटाएगा। ये हो गया नैरो स्पेक्ट्रम भी है, यानी कि नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि भाई एक्स को ही मारना है तो केवल एक्स को ही मारेगा, वाई को नहीं मारेगा, और अगर हम टारगेट कर रहे हैं वाई को मारना है तो केवल वाई को ही मारेगा, एक्स को नहीं मारेगा। सो इट इज डिजायरेबल इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज बीइंग ट्रीटेड। इन सब चीजों में तो हम यही चाहेंगे ना कि जिसको हम मारना चाह रहे हैं उसी को मारें। ये अटैक करता है मेनली इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंसेक्ट्स में बीटल ड्रैगन फ्लाई, बीटल एफिड्स को निपटाएगा, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो। बैक्टीरिया में बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर को निपटा देगा। फंगस ट्राइकोडर्मा है और ये सेवरल प्लांट पैथोजन को। वायरस में बैक्लोवायरस का न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जीनस, ये अटैक करके इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, यहाँ हम माइक्रोब्स का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल आर बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। बैक्टीरिया में हमें याद रखना है कि राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो पूछेगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन से कौन है और फ्री लिविंग से कौन फिक्स कर रहा है। तो फ्री लिविंग में हमें याद रखना है कि एजोस्पिरुलम एंड एजोटोबैक्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और वो फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमें राइजोबियम याद रखना है। लेगुमिनस प्लांट में ये रूट नोडल्स को फॉर्मेशन करेंगे और फिर फिक्स करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। वहीं फंगस भी माइकोराइजा को फॉर्मेशन करता है। ये माइकोराइजा क्या है, तो इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट्स। फंगस कौन सा रहेगा, तो ग्लोमस, जीनस ग्लोमस वाला फंगस है। ये ऑब्जर्व करता है फॉस्फोरस को फ्रॉम सॉइल और उनको पास कर देगा प्लांट्स में। ये इंक्रीज कर देता है रूट बोर्न पैथोजन रेजिस्टेंस, मतलब जो रूट बोर्न पैथोजन होती है उसको, उस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट को भी इंक्रीज कर देगा। फिर साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होती हैं और ये फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जांपल्स हमें याद रखना है, एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, इनके एग्जांपल से उठेंगे। एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया
पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर का काम करती है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। हिट थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video to other NEET aspirants. For any query, just comment down below or just ask me on Insta.